में लेके घूमना पड़ता है। कन्फर्मर पढ़ते हो आप लोग, पढ़ोगे ना, कन्फर्मर जानते हो, वो वही कन्फर्मर है आइसोमेरिज्म में। ठीक है, आइसोमेरिज्म में जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं उसके लिए वो जरूरी पड़ता है। तो देखो कितना सही। हाँ, आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये न्यूमैन ही तो है आपके साइड से, यही होता है ना। फिर इसको रोटेट करते हो तो ये 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री को स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सामने वाले को इक्लिप्स बोलते हैं। नॉन स्टैगर्ड नहीं होता, इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स है, इसी में फिर दो वर्जन आता है, पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, है ना। अच्छा, कितने कन्फर्मर होते हैं एक कंपाउंड के? इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं। आप एक कंपाउंड को मैक्सिमम कितने डिग्री पे घुमा सकते हो? पूरा इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं। 0 से 360 में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट एंगल पे घुमा सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाउ मेनी कन्फर्मर्स कैन एग्जिस्ट फॉर अ कंपाउंड? इनफाइनाइट। पूरा घुमाते जाओ घुमाते जाओ। एक और बात, ये घुमाने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है इसको? रूम टेम्परेचर से। और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसको ट्रू आइसोमर बोलते हैं या स्यूडो आइसोमर है? क्यों? शेप फिक्स नहीं है। देखो, रूम टेम्परेचर पे घूमता है तो रोटेशन करता रहेगा बहुत ज्यादा, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे इसको, है ना। ये रोटेट करता रहेगा, यू कैन नॉट सेपरेट इट, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि एंटी फॉर्म, गैस फॉर्म, गॉश फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ये सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, घूमता रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन आइसोमर में क्या लिखवाते हैं? 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 कंपाउंड्स होने चाहिए आइसोमर के लिए, बट ये सिंगल कंपाउंड घूमता रहता है, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूअस रैपिड रोटेशन होता रहता है, आप सेपरेट नहीं कर पाते हो, 2 कंपाउंड नहीं बना पाते हो, इसलिए उसको बोलते हैं स्यूडो आइसोमर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको बोलते, इट इज नॉट ट्रू आइसोमर, इट इज अ नॉट ट्रू आइसोमर। ये सही ट्रू आइसोमर नहीं होता है, इट इज अ स्यूडो। जैसे फोर्स होता है ना, लिफ्ट में जो आप स्यूडो फोर्स पढ़ते हो, फोर्स नहीं है बट लगता है ना। सिमिलरली आइसोमर नहीं है, लगता आइसोमर जैसा है, एंगल बदल रहा है बस, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, स्टीरियो आइसोमर का आईयूपीएसी नेम सेम होता है या डिफरेंट? स्टीरियो आइसोमर का सेम होता है, डिफरेंट होता है? बैच 2 से हो? अबे मैं कह रहा हूं इतना आंसर कैसे आ रहा है, ये बैच 2 में पढ़ के आ रहे हैं। बताओ जरा, बताओ जरा। हाँ, दे दीजिए, थैंक यू। मैं वही कह रहा हूं, इतना जवाब कैसे आ रहा है भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैं ही बताता हूं, तो मुझे पता है। चलो नेक्स्ट। खैर, वेपर डेंसिटी सेम होता है अलग, तुम चुप रहना। वेपर डेंसिटी सेम होता है अलग आइसोमर का, सेम कैसे? ठीक है, गुड गुड गुड। ये बीएचयू का प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर में आया होता है। खैर, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जैसे आप लोग को पता है, आप वहां से आए इसलिए बता देता हूं, पढ़ने से ज्यादा छोड़ना जरूरी होता है। क्या आएगा ये पढ़ना जरूरी होता है। पढ़ने के लिए अथाह समुद्र है, आप 10-12 किताबें पढ़ जाओ, लेकिन क्या आएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बार बार समझाता हूं, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स को टाइम देने के लिए बने हुए हैं। इसको आप जल्दी करके फिजिक्स को टाइम दे पाओ, इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ठीक है, या फिर ये जल्दी करके फिजिकल को टाइम दे पाओ, इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एकदम क्रिस्प पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना और टू द पॉइंट पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। चलिए, अब क्या होता है, ये वैसे बीमारी फैली कहां से ये बताओ मुझे। इनऑर्गेनिक, ये किसने बताया कि मैं यहां इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं आज? 2-3 दिन पहले? यार ये गलती से निकल गया। अब क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं, तो इस चैप्टर में तो नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है सेकंड चैप्टर में भर जाएंगे सब। बैठ जाएंगे यार, खाली जगह, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे सर पे थोड़ी बैठ रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अगर एक और चीज, मान लो आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कि मुझे
बायो का ये दिक्कत है या फिजिक्स का ये दिक्कत है या केमिस्ट्री का ये दिक्कत है, देखो सिलेक्शन से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि मेरे से ही पढ़ो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसी से पढ़ो। दूसरा, मेरे से पढ़ो मतलब जानबूझ के मैंने अपने पे एग्जांपल ले लिया है, समझ रहे हो ना बात को, और दूसरों को नहीं बोल सकता। तो क्या होता है, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, इट इज वेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वहां पढ़ना चाहिए वहां पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपका नंबर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। खैर ये सब पर अप्लाई नहीं होता, पता लगे बैच ही खाली पड़ा है, सब ऊपर बैठने की जगह नहीं है, ये नहीं हो सकता। आइए हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब शांत शांत, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, इसी का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों में से एक ओल्ड कन्वेंशन है और एक न्यू कन्वेंशन है। कौन सा ओल्ड कन्वेंशन है, कौन सा ओल्ड कन्वेंशन है और कौन सा न्यू कन्वेंशन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ओल्ड है वो ओल्ड है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द ओल्ड कन्वेंशन। पुराने समय में इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे। सेम चीज को अब मैं नए पैटर्न में इसको न्यू कन्वेंशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता हूं, ठीक है। ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन, पुराने कन्वेंशन में उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और नए कन्वेंशन में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है एक ही चीज। अब डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं, यहां पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा न्यूक्लियस। हर एटम ऐसा ही होता है, बीच में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास आ रहे होते हैं ऑर्बिट्स। हर एटम में बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास आ रहे होते हैं ऑर्बिट्स। अब कल मैंने पढ़ाया था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दे रहे थे वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी दे रहे थे उसको हम कह रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन आपसे, हमें एनर्जी देनी क्यों पड़ रही थी? ये इलेक्ट्रॉन अपने आप क्यों नहीं निकला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन लग रहा है। क्या यहां पे मैंने बताया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लग रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब ये एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो हमें इससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा तभी तो ये निकलेगा। इसीलिए मिनिमम एनर्जी, ताकि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो कितना होता है? Q1 Q2 से हल्का सा ज्यादा, ठीक है। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस सोचिए। कल हम क्या कर रहे थे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं? इंफिनिटी पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बहुत दूर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत दूर एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट में रखने में जो एनर्जी लगे, ऐड करने में जो एनर्जी लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अभी हम समझेंगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझेंगे, पर ये ध्यान दो, बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी में केटाइन बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन हटा रहे थे। यहां हम एनाइन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डालना है। बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, यानी कि क्या बना रहे हैं? हम केटाइन बना रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बना रहे हैं? केटाइन बना रहे हैं। यहां पे आप देखोगे इसमें क्या हम बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? एनाइन बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कराने में, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन कराने में या इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में जो एनर्जी का डिफरेंस आए, जो एनर्जी का चेंज आए, उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी विच इज इन्वॉल्व्ड in adding the electron
और इलेक्ट्रॉन कहां से ऐड हो रहा है? इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन लाके ऐड करते हैं, ठीक है। कहां ऐड करना है? सबसे बाहर। निकलता भी सबसे बाहर से, ऐड भी सबसे बाहर में ही होता है, ठीक बात है। निकलता भी सबसे बाहर से है, ऐड भी सबसे बाहर में ही होगा। अब मुझे यह समझना है कि एनर्जी लगेगा या एनर्जी रिलीज होगा, ध्यान से समझना। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देना पड़ रहा था, रीजन पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्यू क्यू टू पर स्क्वायर लग रहा है, उससे ज्यादा हमें अट्रैक्शन करना है। पहले से यहां प्यार मोहब्बत हो रही है, ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, तब ब्रेकअप होगा। यह आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान देना, यहां पे पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले से खाली पड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो क्या अट्रैक्शन होगा, और कहीं भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कहीं भी अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन में बेटा एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। अभी आप नए नए कोचिंग में आए हो, मान लो अट्रैक्शन हो जाए तो कैंटीन में खूब पैसे रिलीज होंगे, समझ रहे हो बात को? दूर की आईक्यू है, बस समझना जरूरी होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव अपोजिट चार्ज है। अब अपोजिट चार्ज जब पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा, और दुनिया के किसी भी अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, चाहे ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में। अट्रैक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तो अट्रैक्शन ही हो रहा है भाई। ये माइनस प्लस के पास ही तो आ रहा है, एक दूर बैठा माइनस प्लस के पास ही तो आ रहा है। अगर दूर बैठा माइनस इंफिनिटी पे बैठा माइनस अगर बाहरी ऑर्बिट में प्लस के पास आ जाए तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी जो रिलीज होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो जनरल प्रोसेस क्या
तो भी आइसोलेटेड गैसियस में ही ऐड करेंगे। तो लिखो ऑफ एन एटम की जगह यहां पे लिख लीजिएगा आइसोलेटेड गैसियस। आइसोलेटेड, अगर मैं बोल दो, मैं यहां पे लिख दूं क्लोरीन सॉलिड में, क्लोरीन सॉलिड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन हमेशा आइसोलेटेड गैसियस के लिए वैलिड होता है। अब ध्यान दो, एक बार दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, नाइट्रोजन गैसियस। नाइट्रोजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1:2:2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या? नाइट्रोजन का 1:2:2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है? क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? और अगर स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना मुश्किल है, मुश्किल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? 0। रीजन, ये पहले से स्टेबल है। अगर वो पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है। लेकिन अगर मैं इसमें जबरदस्ती ऐड करूं, फोर्सफुली मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, फोर्सफुली मैं उसमें बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से लाके डाल रहा हूं, तो क्या ये n- बन जाएगा? लेकिन क्या ये अनस्टेबल बनेगा? अनस्टेबल बनेगा। तो रिएक्शन अपने आप थोड़ी होगा। स्टेबल वाला रिएक्शन अपने आप होता है। ये स्टेबल बन रहा है, अपने आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। बट ये अनस्टेबल बन रहा है, अपने आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। हमें फोर्स करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फोर्स करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। आगे मैं यहां पे बस 2 चीजें अभी तक आपको समझाया, 2 मिनट फोकस रखना बोर्ड पे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एक एटम है, आइसोलेटेड गैसियस है, उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन डाला, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? दूसरा चीज, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा वो मैंने सिखा दिया कि बाहरी इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ये मैंने सिखा दिया, जनरली रिलीज होगा। जैसे यहां पे देखो, जब जब स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगा, जब जब स्टेबल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जबरदस्त अट्रैक्शन होगा। इसके जो प्रोटॉन है, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, क्लोरीन 3rd पीरियड का है, तो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाईली स्टेबल हो रहा है, तो ये चाह रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है, खुद से इलेक्ट्रॉन बुलाना चाह रहा है, तो खूब अट्रैक्शन करेगा। खूब अट्रैक्शन करेगा तो खूब एनर्जी रिलीज होगी। जब जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले वाले प्रोसेस में स्टेबल बन रहा है, और जब जब स्टेबल बनता है एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन बोल दूं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाइट्रोजन तो पहले से स्टेबल है, वो पहले से स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? इसका मतलब नाइट्रोजन की एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा नहीं, मैं जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहा हूं, फोर्सफुली एक इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहा हूं, ये पहले से स्टेबल है नाइट्रोजन, बट फिर भी मैं फोर्स कर रहा हूं, तो कोई भी काम फोर्स कराने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे आयोनाइजेशन में हम फोर्सफुली निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन में क्या था, पहले से अट्रैक्शन हो रहा था, बट मैं फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो हमें देनी पड़ी एंडोथर्मिक। बट यहां भी देखो आप, ये भी फोर्सफुली हो रहा है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक। डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो, अपने आप रिएक्शन हो रहा हो, यानी कि एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज मतलब डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं उसको, एंथैल्पी माइनस। जब भी एनर्जी रिलीज होता है माइनस लिखते हैं डेल्टा एच को। जब भी एनर्जी, मतलब अब केवल नाइट्रोजन की बात पूछ ले कोई, नाइट्रोजन तो पहले से स्टेबल है, अगर पहले से स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, यानी कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, 0। ना इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया। यहां पे अगर फोर्सफुली हमने काम किया है तो क्या डेल्टा एच पॉजिटिव होगा? अगर फोर्सफुली काम किया है तो डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच 0 है तो उस प्रोसेस को कुछ नहीं बोलते। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर स्टेबल बन रहा होगा नेगेटिव, अगर पहले से स्टेबल है 0,
अगर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं पॉजिटिव, डेल्टा एच इजी तीनों में से हो सकता है। अब ध्यान देना, आयोनाइजेशन जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज एंडोथर्मिक, हम एनर्जी दे रहे थे, आयोनाइजेशन हम एनर्जी दे रहे थे, उसी तरह फोर्सफुली हमेशा जब भी काम होगा एंडोथर्मिक। ठीक, इसको लिखो, पहले यहां तक लिखो, फिर मैं नोट लिखवाऊंगा एक। कल आपकी क्लास नहीं है ना मेरी? 2 ही दिन है ना इस वीक में? नहीं है कल? अच्छा, कल वैसे ही छुट्टी हो गया, ओके। कल सारे बैचेस का छुट्टी है ड्यू टू मुहर्रम। सब बैच का छुट्टी है, B1 B2 B3। तुम्हारे सामने 11th वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सोचो 11th में कोई पढ़ता है क्या? क्या क्या करता है बैच 1 में? 12th का एक लड़का पढ़ता है, जो पढ़ता है ये इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ के तुम बैच 1 में तुम ही पढ़ते हो? बैच 1 में तुम पढ़ते हो, बैच 3 में हो ना? ठीक, पढ़ना इंपॉर्टेंट है बेटा। बैच 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या फर्क पड़ता है? बेचारे मैं उनको देखता हूं, उनकी शक्लें सीधे साधे लोग लगते हैं। प्रॉपर से पूछो, तुम्हारी शक्लें ऐसे लगती है तुम कुछ खूंखार प्राणी टाइप के, वो बेचारे सीधे साधे लगते हैं। अभी उनको पता ही नहीं आगे कितने जालिम दुनिया है, अभी कितने स्कैम उनको देखने बाकी है। एनटीए का स्कैम की बात कर रहे हैं, सीयूईटी में भी स्कैम हो गया? स्कैम नहीं हुआ है, एग्जाम कैंसिलेशन हुआ है उधर। एक दो सेंटर के एग्जाम कैंसिल हुए, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। चलो आ जाओ। हाँ, अब आ जाओ, इसमें नोट लिखना है। नोट ये है, एंडोथर्मिक आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। नोट ये है कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी अपने साइड से देनी पड़ेगी, हमेशा एंडोथर्मिक होगी। उसी तरह यहां पे एक वर्ड लिखेंगे जनरली। जनरली का मतलब हर जगह सही हो ये जरूरी नहीं है। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो देखना एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच होता है, ईजी लगा दिया मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। डेल्टा एच इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक। जनरली जब पहला इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा एच लेस देन 0 हो जाता है। एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच लेस देन 0 है। आयोनाइजेशन हमेशा हमेशा होगा डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक। उसमें लिखो डेल्टा एच इजी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही जाता है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी 0।
डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आपको मैं कुछ केसेस लिखता हूं, आप मुझे बताना किसमें डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। हो गया? हो गया? नो काहे बोल रहे हो गया? सही बताइए। होगा बेटा, समय लगेगा। देखो अगर मान लो मैं बात करता हूं किसकी, फर्स्ट नाइट्रोजन की। चलो नाइट्रोजन यहां पे लिख दो। लिक्विड नाइट्रोजन आपने सुना है? लिक्विड नाइट्रोजन आगे पी ब्लॉक में पढ़ना भी है लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में। जनरली आप इस एक्सपेरिमेंट वाली जो वीडियोस बनाते हैं उनमें देखना लिक्विड नाइट्रोजन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो किसी चीज को फ्रीज करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन डाल देते हैं, फ्रीज हो जाता है वो। बायोलॉजी में भी पढ़ना होगा। मान लो मैंने लिक्विड नाइट्रोजन दिया और इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डाला और मैंने N माइनस बना दिया, वो भी लिक्विड है, ठीक है। या फिर एक काम करता हूं, मैं लिक्विड नाइट्रोजन लेके एक इलेक्ट्रॉन डाल के इस बार थोड़ा सा एनर्जी भी दे दिया, उसको गैस बना दिया, ठीक है। या फिर चलो मैं N गैस लेता हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं और क्या बनेगा आपके पास N माइनस, मान लो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देता, कम कर देता हूं, कंडेंसेशन कर दिया। मान लो N गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं और हमारे पास N माइनस गैस बन रहा है, वो इसमें क्या होगा? मान लो मैं बोल रहा हूं फ्लोरीन गैस की बात कर रहा हूं, फ्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, F माइनस बना रहा हूं। ऑक्सीजन गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं और आपके पास बना रहा हूं O माइनस गैस। कार्बन है, कार्बन गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं और इसमें बना रहा हूं कार्बन माइनस गैस, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने ऐड किया है। जैसे मान लो मैं नियोन की बात करता हूं, नियोन गैस, इनर्ट गैस, गैस ही होता है सारे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्विटेन, ज़ीनन सारे गैस होते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और मेरे पास Ne माइनस गैस बन रहा है। पूछा जा रहा है कि आर्गन गैस का क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। फिर पूछा जा रहा है फास्फोरस का कितना होगा, एंड सो ऑन। आइए सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिफाइंड ही नहीं है। रीजन, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए होता है, यहां भी डिफाइंड ही नहीं है। क्या यहां डिफाइंड है? क्या वहां डिफाइंड है? बेटा गैस से गैस ही बनना चाहिए तब जाके होगा, दोनों एटम गैस होने चाहिए तब जाके आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड होता है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड है। अब बताओ मुझे डेल्टा एच नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा? डेल्टा एच नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा? डेल्टा एच जो है बच्चों यहां पे पॉजिटिव होगा। जीरो कैसे होगा? देखो नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है तो स्टेबल है ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। फिर भी मैंने जबरदस्ती किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो क्या होगा? अनस्टेबल बन गया। अनस्टेबल जब भी होता है तो क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव। जैसे वहां देखो एफ में डाला, हैलोजन है, एक इलेक्ट्रॉन डालते ही हाईली स्टेबल बन रहा है। हाईली स्टेबल बन रहा है तो क्या होगा? जब जब स्टेबल बनता है तो डेल्टा एच माइनस। इसमें देखो ओ से ओ माइनस में, ओ से ओ माइनस में, भाई ये ओ ग्रुप 16 है, ओ माइनस ग्रुप 17 की तरफ बढ़ा, मतलब इनर्ट गैस की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, इनर्ट गैस की तरफ अप्रोच कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव। जीरो और पॉजिटिव कहां आएगा बस ये ध्यान रख लीजिए, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, स्टेबल। अगर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल है तो ही सोचेंगे जीरो और पॉजिटिव के बारे में। रेस्ट ऑल केसेस, जैसे मान लो कार्बन वाला एक केस है, ये रहा, कार्बन अपने से इनर्ट गैस की तरफ बढ़ रहा है। हर केस में अगर वो हाफ फिल्ड नहीं है, अगर वो फुल फिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा। वैसे भी सोच के देखो, कार्बन के पास न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे अट्रैक्ट ही तो करेगा, यहां भी अट्रैक्ट ही तो करेगा, ये अट्रैक्ट ही तो कर रहा है। चलो अब देखो नियोन में क्या ऐड कर रहा हूं, क्या ये स्टेबल है? स्टेबल में
इलेक्ट्रॉन डालोगे, अनस्टेबल बनाओगे, तो क्या अनस्टेबल बनाने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव। आर्गन का क्या होगा, आर्गन का डेल्टा एच बेटा जीरो हो गया। कहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसमें, अगर वो सिंपल एलिमेंट लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो है, ऐड कर रहे होते तो पॉजिटिव होता। यहां पे देखो क्या हमने ऐड किया है, ये भी तो हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन फैमिली का हाफ फील्ड है, तो क्या डेल्टा एच जीरो लिख दूं, डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ज्यादा अच्छा बोल दो, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा एच इजी। इसको लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। मैं एक्साइटेड हूं आपके केमिकल बॉन्डिंग को लेके, मजा आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा, मोल कॉन्सेप्ट देखो, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ोगे तब तक मोल नहीं आएगा। मैं फिजिकल पढ़ाता हूं, आपको पता है ना, नहीं पता है, पढ़ाता हूं मैं फिजिकल, मेरे यूट्यूब पे है किसी और टी शर्ट में। दो चैप्टर मैं पढ़ाता था कोटा में फिजिकल के, वो बच्चे और किसी से पढ़ते नहीं थे इसलिए पढ़ाना पड़ता था। एक मोल, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसी में मैं केमिकल पढ़ाता था। आयनिक डिफिकल्ट लगता है लोगों को, है ना, और वो डिफिकल्ट लगता है, केमिकल तो आसान लगता है फिर भी। चलो, केमिकल में क्वेश्चन ही कहां से आना है, केपीकेसी से या ली शैटलियर से, ठीक है। आयनिक में क्वेश्चन वेरी कर जाता है, ठीक है। वहां पे है अर्हेनियस, पहले तो कॉन्सेप्ट अर्हेनियस का ही है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी है, ये सब लिविस कॉन्सेप्ट है। पहला तो एसिड कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, फिर लॉग वक्त तो आसान है। लॉग का मेरे पास एक ट्रिक है, इसलिए लॉग आसान है। लॉग का टेबल वेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्जी चीज है लॉग का ट्रिक। जैसे मेरे से पहली बार बच्चे यहाँ पे ऊपर वाले बच्चे जो आए ना, उन लोगों को पता था कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ। जनरली मैं यूट्यूब पे इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक के टीचर नहीं है, टीचर नहीं तो हमें पढ़ाना पड़ता है। हम तो आलू होता है समोसे का, हर सब्जी में फिट हो जाते हैं, वही हाल है हमारा। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ फिजिक्स टीचर। मैं जब स्टार्ट किया था अपना कैरियर पढ़ाना, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता था। मैं मॉडर्न फिजिक्स का, जैसे मान लो कोटा में क्या होता है, कोटा में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने दो मुझे। कोटा में क्या होता था कि एक साथ 12-15 बैच बनते हैं, तो वहां पे एक टीचर पूरे बैच नहीं पढ़ाता। क्या होता है, सबके स्पेशलिस्ट होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कोई पढ़ाता है, कोई जाके थर्मो पढ़ाया, कोई, तो सबके स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, और सबका टाइम स्लॉट फिक्स है, उसमें जाते हैं पढ़ाते हैं। तो मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाता था। तो मैं स्टार्ट करता था मार्च से पढ़ाना, पुराने वाले साल वाले को मार्च से पढ़ा रहा हूँ, एक महीने उनको पढ़ाया मॉडर्न एंड पूरा मॉडर्न। उसके बाद फिर बैच 2 में पढ़ाया मॉडर्न, फिर बैच 3 में मॉडर्न, बैच 4 में मॉडर्न, फिर सपने में मॉडर्न आते थे मेरे। सपने में कोई पूछे तो मैं पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं उधर। फिर मैं वहां से निकला, फिर क्या हुआ, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था वहां पे एक साथ सारे केमिस्ट्री टीचर ने रिजाइन डाल दी, तो केमिस्ट्री टीचर ही नहीं है। फिजिकल मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक के टीचर मिल जाते हैं, इनऑर्गेनिक टीचर ही नहीं है। फिर हुआ कि अब बच्चा का एग्जाम था, पास तो करना ही है उसको, तो हम इनऑर्गेनिक पढ़ाने लगे उनको। और दिक्कत ये हुई कि फिजिक्स से ज्यादा पसंद आ गया उनको इनऑर्गेनिक। फिर लोगों ने मेरा ही सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है आज भी, मेरा फेवरेट आज भी, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है जिसमें पेन ना चलाना पड़े। इसे मजदूरी बहुत लगती है यार, देखो पूरा लिखना पड़ता है ऐसे। फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन करो, अभी देखो ये ऐसे लिखा है, स्टेप 2 में सोचो, रोलिंग हो रही होगी, फ्रिक्शन लग रहा होगा, माइनस कर दो, फाइनल आंसर इज दिस। बिना पेन चलाए, उसका मजा है, उसका अपना मजा है। बिना पेन चलाए बच्चों को लगता है क्या तो अमेजिंग मास्टर है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में लगता है कि अच्छा ठीक है, चल रहा है ना।
हो गया, तुम्हें खुशी मिल गई। ये पता है बाहर वाले क्या कहेंगे, मैंने बैच 1 में स्टार्ट कराया पहले ये, फिर बैच 2 में लोगों ने बेंच पिटना चालू किया, अब बैच 3 में भी मैं आ गया हूं, यहां भी पिट रहा है बेंच। भाई कम से कम इस पे तरस खा लो। चलो, तो मैं मॉडर्न से स्टार्ट किया, फिर इनऑर्गेनिक में आया, फिर जहां पे मैं पढ़ा रहा था वहां पे फिजिकल के टीचर नहीं थे, तो मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ाया। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, तो वहां पे ऑर्गेनिक के टीचर मुझे नहीं मिल रहे थे, तो फिजिकल भी पढ़ाया, ऑर्गेनिक भी पढ़ाया, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाया। अब जब ऊपर मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, तो लोगों को लग रहा है यार ये तो ऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले लोग आए थे कि सर आप इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा काम, है ना, आपके भरोसे आए थे, तो ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये हुआ, फिर मैंने कहा कि बायोलॉजी, देखो कुछ कुछ चीजों को सब्जेक्ट मानना ही नहीं चाहिए, उसमें होता है बायोलॉजी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों क्यों, कोई लॉजिक नहीं है। भाई तुम थोड़ा कम बजाया करो यार। तो कोई बता पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, एटीपी बन जाता है इसलिए, ऐसे कैसे मान ले यार। हमारे पास पूरा लॉजिक है कि अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिपल्सन में एनर्जी बढ़ेगी, पूरा लॉजिक है। तुम्हें ऐसे ही क्लासेस के इंतजार रहता है ना, ऐसा बहुत दिन बाद हुआ है, गधों पढ़ लो। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। खुश रहा करो यार, तुम लोग ऐसे सड़े से रहते हो ना, तुम थोड़ा बैच 1 बैच 2 वाले को देखा करो, वो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी निकलो, इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा कंट्रोल में रह के खुश रहो। ऐसे पता है कभी कभी क्या होता है, ऐसे करके सब देख रहे होते हैं, मुझे डाउट होता है मैं भूल के तो नहीं गया, कुछ और तो नहीं पढ़ा रहा हूं, सेल्फ डाउट हो जाता है कभी कभी कि मैं कुछ गलत तो नहीं बता दिया इनको यार, है ना, और ये कुछ अपने मन में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे फील आता है। और ऐसा मैंने उनसे भी डिस्कस किया, बाकी जो अपने सर है ना फिजिक्स के, क्रेजी सर, उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर आप ही बैच में ऐसा होता है या मैं खराब पढ़ा रहा हूं, तो बोल रहे हैं सर मेरे में और ज्यादा सीरियस होते हैं, और ज्यादा सीरियस होते हैं, उनको जगाना पड़ता है, ऐसा वो बोल रहे हैं क्लास में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बेहतर कर रहा हूं आपसे, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अदरवाइज तो पता नहीं आप लोग क्यों सीरियस हो इतना, क्यों लाइफ में कुछ ज्यादा छिन गया है आपसे, कोई ज्यादा दूर चला गया है क्या आपसे, पास ही है ना सब। मैं नीट की बात कर रहा था, नीट से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं गए हो, पास में ही हो ना, तो इतना क्या क्या टेंशन लेना है जिंदगी में, थोड़ा बिंदास रहा करो। देखो एक बहुत अच्छा लाइन है, 2 लाइन, गाने सुने होगे आपने, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कुछ ये गाना है, शायरी तो नहीं है जो बाबा कर रहे हो, वैसे ही एटीट्यूड होना चाहिए। क्या टेंशन लेना है यार, जो होगा देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब आई डोंट सपोर्ट स्मोकिंग बाय द वे। अब धुएं में उड़ाने मत चला जाना कि सर ने बोला था धुएं में उड़ा के दिखाते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अराउंड पढ़ रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के अराउंड पढ़ रहे हैं। अब जो नया डेफिनेशन है, जो नया डेफिनेशन है उसमें बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लव, एफिनिटी का मतलब होता है लव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। यही तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, यही तो हो रहा है कि मेरे पास एक एटम है और इस एटम में बीचों बीच न्यूक्लियस है, और देखो आप न्यूक्लियस जो है ये डे 1 से इसका एक ही काम है, ये हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कर रहा है। डे 1 पे, जे डिफेक्टिव के दिन, एटॉमिक रेडियस के दिन, आयोनाइजेशन के दिन, और आज भी ये हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्ट कर रहा है। इसका काम ही अट्रैक्ट करना, क्योंकि प्रोटॉन है ना, तो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर,
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। कुल मिला के आप देखो तो जेड इफेक्टिव का दूसरा फॉर्म है। जेड इफेक्टिव भी तो यही कर रहा था, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही तो रहा था। डिफरेंस बस इतना है, जेड इफेक्टिव में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बाहरी कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसको अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस यही डिफरेंस है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो पहले से एटम में नहीं है, बाहर से इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों नहीं कह रहा, मैंने क्यों नाम चेंज किया, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन होने पे इंथैल्पी का चेंज होगा, दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जीरो भी तो आ रहा है भाई, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे इंथैल्पी का चेंज होगा क्या? नहीं। हाफ फिल फुल फिल में अगर हम छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जीरो है। तो ये डेफिनेशन गलत है, नाम के हिसाब से डेफिनेशन गलत है, इस वजह से मैंने चेंज करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना चालू किया। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होने पे इंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज रॉन्ग, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से क्या बोलने लगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द पावर ऑफ न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का पावर जो किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, जो इंफिनिटी पे पड़ा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस डेफिनेशन को भी लिख लीजिए। द पावर ऑफ न्यूक्लियस, द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट an electron, the power of nucleus to attract an electron from infinity, the power of nucleus to attract an electron from infinity, ठीक है ना, in outermost electron, outermost electron में इंफिनिटी से लाए हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इज नोन एज EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग EA लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों सेम ही तो चीज है, दोनों में इंफिनिटी से आया हुआ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, तो बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। नोट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होते हैं, नोट, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम, यानी कि सेम इन मैग्नीट्यूड, इनका वैल्यू सेम होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में 10 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में भी उतना ही रिलीज होगा, 10 ही होगा, बस इसमें साइन का डिफरेंस होता है, बट अपोजिट इन साइन। अब नया डेफिनेशन दे रहे थे, कुछ तो अलग करना था, इसलिए उन्होंने साइन को अपोजिट कर दिया, बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन कहने का मतलब ये एक दूसरे के उल्टे साइन के होते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ई, माइनस ऑफ ई। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर बोल रहे हैं -10 किलो जूल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, +10 किलो। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो रहा है कि 100 किलो जूल रिलीज हुआ, -100, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में क्या बोलेंगे, +100। बस ये बोलने का तरीका है, क्यों माइनस लगाया, कोई लॉजिक नहीं है, डेफिनेशन है, लगाया तो लगाया। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। और हो क्या रहा है, इंफिनिटी का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहा है, और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आने के बाद इस न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाए या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोला जाए, आज के बाद सेम है, ठीक है, बस ये है कि कभी लिखा जाए तो सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। चलो नेक्स्ट लिखो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर मान लो कल छुट्टी है तो क्या करोगे कल, रिवीजन? भाई साहब, हाँ, हम तो मूवी देखने जाते थे, देखो तुम तो नहीं जाओगे ना, यहां अच्छा वो नहीं है यार, थिएटर नहीं है, अच्छा थिएटर नहीं है,
वरना तो मैं ही लेके जाता आप लोगों को, जब अच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों लेके जाऊं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मैंने लिया है ऑक्सीजन गैसियस को। देखो क्या ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ऑक्सीजन गैसियस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो देखो जनरली जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन होगा ना। इसका न्यूक्लियस होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। और जब जब अट्रैक्शन होगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगी? डेल्टा एच ईजी जो होगा रिलीज होता है नेगेटिव। ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस, वैल्यू याद नहीं करनी है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूं लगभग 140 के आसपास होता है। वैल्यू बिल्कुल याद नहीं रखना, लगभग 140 होता है मान लो। अब क्या कर रहा हूं मैं, सक्सेसिव का मतलब जब मैंने सक्सेसिव आयोनाइजेशन पढ़ाया था तो एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला था, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला था, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो क्या ये O-2 बन रहा है? ध्यान देना, ये O-2 जो है ये इनर्ट गैस बन गया। O-2 इनर्ट गैस बन गया, हाईली स्टेबल बन चुका है। अब मुझे बता दो यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? डेल्टा एच बेटे यहां पे होता है हाईली पॉजिटिव। अब दिमाग में चमका ऐसा क्यों? ये -140 होता है तो बेटे ये लगभग 740 होता है। देख लो कितना ज्यादा गैप है। वो रिलीज हो रहा है और हमें लगभग 750 एनर्जी देना पड़ रहा है। वाई? देखो यहां पे ये तो स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए था। पर ध्यान दीजिए, क्या ये पहले से माइनस चार्ज है एनाइन? ये फिर से माइनस चार्ज हो गया यहां पे, तो माइनस में माइनस ऐड होगा या दूर भागेगा? तो यहां पे रिपल्सन हो रहा है ना, तो ये इसको लेना नहीं चाहेगा, दूर भगाना चाहेगा। लेकिन हम इसमें जबरदस्ती डाल रहे हैं। जब भी हम जबरदस्ती डालेंगे डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डिस्पाइट की स्टेबल हो रहा है, डिस्पाइट की स्टेबल हो रहा है, डिस्पाइट की इनर्ट गैस बन रहा है, हम इसमें फोर्सफुली ऐड इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो क्या होगा? जब हम फोर्स कर रहे हैं अपनी तरफ से एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड में हमेशा माइनस आ जाएगा। यहां पे पहली बार में माइनस आ गया, सेकेंड में हमेशा माइनस में ऐड होगा, माइनस में माइनस ऐड होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, माइनस में माइनस ऐड होगा, रिपल्सन, डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है ना? पहले से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, अब मैंने एक और माइनस इसमें ऐड किया तो क्या ये अपने आप ऐड होगा? नहीं, फोर्स करना पड़ेगा इसको। भले ही स्टेबल हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां पे हमें जबरदस्ती ऐड करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, अपने आप नहीं आ रहा है, जबरदस्ती ऐड करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वही चीज वहां पे लिखा हुआ है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, डिस्पाइट की वो इनर्ट गैस बनके स्टेबल हो रहा है। स्टेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। क्या अपने आप इलेक्ट्रॉन जा रहा है? नहीं। क्या फोर्स करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए? यस। तो अगर फोर्स करना पड़ा तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी देना पड़ेगा, अगर अपनी एनर्जी देना पड़ रहा है डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सिंपल बात है। लिखो यहां पे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव। वैसे तो पॉजिटिव और जीरो भी होता है, बट जनरली मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव मिलेगा फर्स्ट। बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, सेकेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा बेटा ये पॉजिटिव होगा, हमेशा, क्योंकि माइनस में माइनस ऐड करना पड़ रहा है। थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ज्यादा पॉजिटिव क्यों होगा? ध्यान देना, अब O-2 में डालना है, और ज्यादा माइनस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, और रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो और मुझे एनर्जी डालना पड़ेगा, तो उससे भी ज्यादा डेल्टा एच हो गया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके बाद तो सारे ही डेल्टा एच पॉजिटिव होंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रहा है। सेकंड वाला 740 है, थर्ड वाला 1800 हो जाता है, फोर्थ वाला 4100 हो जाता है, फिफ्थ वाला 10,000 किलो जूल पर मोल देना पड़ता है। समझे बात को? तो सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन इज ऑल पॉजिटिव। और सेकंड में कम एनर्जी लगेगा, थर्ड में और ज्यादा लगेगा, फोर्थ में और ज्यादा लगेगा, फिफ्थ में और ज्यादा लगेगा। रीजन?
माइनस चार्ज बढ़ता चला गया। तो फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार सवाल आए हैं और यही सवाल आता है बार बार। ऑक्सीजन माइनस, ये -2 बन गया, लेकिन -2 बन गया, ये -2 बन गया, स्टेबल बन गया, डिस्पाइट स्टेबल बनने के बाद भी क्यों माइनस नहीं आ रहा है, क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि यहां पे रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन के बावजूद अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखोगे, फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट इज जनरली नेगेटिव, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पॉजिटिव होंगे। और जैसे जैसे नीचे जाओगे इस पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड में 740 होता है, प्लस 740, इसमें होता है 1800 के आसपास, 4100 के आसपास, 10,000 के आसपास, तो वैल्यू बढ़ते जाती है। जैसे IE में भी वैल्यू बढ़ रही है, IE1 का कम है, IE2 ज्यादा है, IE3 और ज्यादा है, IE4 और ज्यादा है, IE5 और ज्यादा है। सिमिलरली डेल्टा H1 नेगेटिव, डेल्टा H2 पॉजिटिव, ये ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव, ये होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एक और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का एग्जांपल लिखेंगे। एक और सक्सेसिव आयनाइजेशन, जैसे मान लो मैंने बोला नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन गैसियस, अब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। नाइट्रोजन गैसियस में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्या होगा? क्या ये हाफ फिल्ड है? क्या ये स्टेबल है? और हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? अपने आप नहीं लेगा, तो मुझे फोर्स करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या डेल्टा HEG, डेल्टा HEG, भले ये पहला डेल्टा HEG है, बट क्या आया? पॉजिटिव। अगर मैं इसका सेकंड निकालू तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड थर्ड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सेकंड थर्ड में तो सोचना ही नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि माइनस में माइनस जोड़ रहे हो, आसान नहीं होगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। डेल्टा HEG क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। N-2 में अगर डालना पड़े तो क्या और ज्यादा पॉजिटिव आया? N-2 में आया तो और ज्यादा पॉजिटिव आया। आप डाल दो इसमें N-3 कर दो, फटाफट लिखो। N से N- डेल्टा HEG पॉजिटिव, N- से N-2 और पॉजिटिव। अब देखोगे टोटल पॉजिटिव आ रहा है। इसमें लिखो नोट, second electron gain enthalpy is, second gain in electron gain enthalpy is positive despite it is inert gas। despite इस गैस में inert गैस हो गया, बट सेकेंड वाला पॉजिटिव है, बिकॉज एनर्जी इज गिवन, बिकॉज यहां पे एनर्जी दिया जाता है, एनर्जी इज गिवन टू अवॉइड रिपल्सन। एनर्जी हमें देना पड़ता है, रीजन रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए, रिपल्सन है, रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। सो डेल्टा HEG जो सेकेंड नंबर का है, डेल्टा HEG2 इज पॉजिटिव। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, पहले लिख लो फटाफट, लिख लिया क्या? फास्फोरस की, अगर सिंपल फास्फोरस लिखा है 0, NH2NP3 हो गया ना, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, स्टेबल है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो 0 है। पर अगर मैं जबरदस्ती ऐड करूं पॉजिटिव,
स्टेबल में जब भी आप ऐड करोगे पॉजिटिव, जैसे नाइट्रोजन का हुआ, फास्फोरस का हुआ, जितने भी हाफ फील्ड हैं सबका पॉजिटिव, जितने भी फुल फील्ड हैं अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो सबका पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट, अब देखो, फटाफट लिखो यार, फटाफट, जल्दी जल्दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो पहला वाला है ना, आप दोबारा लिखना, मेरी तरफ काट मत लेना उसको। अब देखो पहले वाले स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं। अगर मैंने इस प्रोसेस को, इस दोनों स्टेप को ऐड कर दिया, रिएक्शन ऐड करना 9th क्लास में मैडम ने सिखाया था, तो ये O माइनस और ये O माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? अब देखो टोटल प्रोसेस क्या बन रहा है, ये O गैसियस में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। फाइनल बन क्या रहा है? O माइनस 2। तो एक तो आपके पास लिखा होगा एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना, स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन ऐड करना। कभी एग्जामिनर बोलेगा, डायरेक्ट लिख देगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब इसमें डेल्टा एच इजी क्या होगा? सुन के अगर मैंने रिएक्शन ऐड किया तो क्या ये भी ऐड होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, कहां पढ़ते हो उसको? थर्मोकेमिस्ट्री में। अगर आप रिएक्शन ऐड करते हो तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाता है। डेल्टा एच ऐड कर दो, कितना आ रहा है? क्या +600 आ रहा है? तो कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड होता हुआ मिले, हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो तो डेल्टा एच क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम देख के बता देंगे अट्रैक्शन रिपल्सन से। मल्टी इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू इतनी बड़ी पॉजिटिव है, ये हमेशा माइनस करके पॉजिटिव ही देगा। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो तीसरा तो इससे भी बड़ा होगा, तो तीनों का सम करके पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए तो डेल्टा एच इजी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नोट, ये दोबारा लिखना, ये दोनों रिएक्शन और ये फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई तुम्हारी क्लास में गर्मी क्यों होती है? इसी क्लास में मैं बैच 1 लेता हूं। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेल्टा एच इजी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब भी आ जाए यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक ही स्टेप में, वहां पे डेल्टा एच इजी आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ना, आपको याद करना है ना कुछ, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया है। इसके बाद जब वो लिख लो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैं क्या करता हूं, इन तीनों को ऐड करता हूं, इन तीनों को ऐड करो। तो देखो मैडम ने पढ़ाया होगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उन्होंने पढ़ाया होगा ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब 3 रिएक्शन ऐड करोगे तो ध्यान दो, एन गैसियस में डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है? क्या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो क्या आप n-3 बोल दोगे? तो क्या मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं डेल्टा एच इजी तो पॉजिटिव ही होना है? हर केस में पॉजिटिव होगा। अब देखो यही मैं समझा रहा था, पहले से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा भी हो पॉजिटिव ही आएगा। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव को ऐड करो पॉजिटिव ही आएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन दिखे आंख बंद करके सीधा बोल देना पॉजिटिव आने वाला है। दोबारा इसको लिखना है और फिर ऐड करके लिखना है, जल्दी लिखो। उसी में तो नहीं लिख दिया तुमने?
अब तुम्हारे पास जो पीरियोडिक टेबल की शीट एक मिलेगी, नहीं नहीं मेरी अलग से मिलेगी, वो आपको उसमें 300 समथिंग क्वेश्चंस हैं, वो आप 1 घंटे में लगा देना, बहुत आसान है क्वेश्चंस, है ना, 1 आवर से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। 300 ही तो सवाल है, 10-10 सेकेंड मान लो भी लेते हो आप, क्यों, बैच 3 में इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें 300 350 अब आपको बोरो करना पड़ेगा, 300 350 क्वेश्चन हैं, कुछ तो बैच 3 वालों को फायदा होगा, क्यों। इसी तरह तुम्हें एक और घाटा और है, तुम्हें ऑर्गेनिक का नहीं मिल रहा है, वो इसका प्रिंट आउट की बात कर रहे हैं, प्रिंट आउट भी मिला है, चलो भाई जुगाड़ू आदमी हो, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो कर ली ना, सारे टॉपिक्स के अलग अलग करके हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन लगेगा, क्या ही पूछा हुआ है, फिर भी क्वेश्चन को सम्मान देते हुए करना है, क्योंकि क्या ही वाले क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ ऐड मिलेगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। हर लाइन से लिखा होगा, लाइन नंबर 1 पहले पैराग्राफ नंबर लिखा हुआ है, हर लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है, एवरी लाइन से क्वेश्चन है, कब मिलेगा, कल परसों में मिल जाएगा आपको, ठीक है, मतलब कल तो छुट्टी है, कल नहीं मिले, अब बेटा हार्ड मिलेगा सॉफ्ट मिलेगा, हम क्वेश्चन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको हार्ड कॉपी में चाहिए आ जाना, 5 रुपए दूंगा, जाके प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है, गधों 5 पेज नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा था 5 रुपए दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पता है अभी मुझे क्यों खुशी हो रही है बहुत, इसके बाद मेरी क्लास नहीं है, तो जनरली क्या होता है कि मैं 4 क्लास लेता हूं, फर्स्ट 8 बजे, मैं सुबह 8 बजे स्टार्ट करता हूं रात के 10 बजे तक, ठीक है, रात के सुबह 8 बजे से स्टार्ट करके रात के 10 बजे तक करता हूं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑब्वियसली, हम केवल ये यहां वाले मास्टर नहीं है, बाहर वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो आज क्या है, आज वो क्लास नहीं है, इतनी खुशी जो हो रही है ना मुझे बता नहीं सकता मैं, इसके बाद मैं मरीन ड्राइव जाऊंगा घूमने, अपनी गाड़ी में जाना है, अकेले जाना, ज्यादा सुधांशु सरों के साथ में, बाढ़ आ गया है, बाढ़ रोड पे थोड़ी आया है, उसमें आया होगा अंदर पानी में, रोड पे थोड़ी भरा हुआ है, रोड भरा हुआ है। एक तो तुम्हारे पास जगह है मरीन ड्राइव घूमने की, मरीन ड्राइव में क्या है घूमने की, लिट्टी मिलता है बहुत अच्छा, देख रहे हो लॉजिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्लोजन। सबसे पहले देखो जेड इफेक्टिव, समझ समझ के देखना, जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड करेगा। जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तो अट्रैक्ट ही करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी तो इंफिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या वहां भी अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो डेल्टा एच ईजी, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि दोनों ही क्या है, अट्रैक्शन ही तो है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है पहले से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इंफिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन को लाके अट्रैक्ट करना, दिस इज ओनली द डिफरेंस। जेड इफेक्टिव के बाद शील्डिंग, शील्डिंग क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक अट्रैक्शन है एक रिपल्सन है, तो डेल्टा एच इजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एटॉमिक साइज से क्या रिलेशन है, एटॉमिक साइज, छोटे साइज में अट्रैक्शन होता है, बड़े साइज में अट्रैक्शन होता है, छोटे साइज में, छोटा साइज होगा तो पास पास होगा, पास पास होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो जब साइज छोटा है तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ही तो जेड इफेक्टिव और डेल्टा एच ईजी, अट्रैक्शन ही तो डेल्टा एच ईजी है, तो अगर छोटा साइज है
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो यही तो अट्रैक्शन होगा। तो क्या मैं लिख दूं, साइज छोटा होने से डेल्टा एच ईजी बढ़ रहा है, क्योंकि साइज छोटा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यही तो डेल्टा एच ईजी है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपके पास पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर कल ही मैंने बताया था सबसेल्स के लिए देखा जाता है, ठीक है। एस का ज्यादा होता है, पी का फिर कम होता है, डी का और कम होता है, एफ का और कम। कोई पूछे क्यों, कोई पूछे क्यों, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। एस में जो है ना सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं, पी में यही इलेक्ट्रॉन दो जगह डिवाइड हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां कुछ इलेक्ट्रॉन यहां। डी में बात करो, ये इलेक्ट्रॉन और डिवाइड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चार पार्ट में बट गया, ये इलेक्ट्रॉन चार पार्ट में बट गया। अब देखो ये अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा या ये है, ये एक जगह माइनस चार्ज है, एक जगह माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा। पी में डिवाइड हो गया माइनस चार्ज, तो न्यूक्लियस की तरफ कम पेनिट्रेट करेगा। डी में और डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस की तरफ कम पेनिट्रेट करेगा। तो वही पेनिट्रेशन पावर ऊपर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन भी क्या एक तरह से अट्रैक्शन ही तो है, न्यूक्लियस इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा एच इजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन। जो पेनिट्रेशन का ऑर्डर है वही आपके पास एसपीडीएफ, और वही ऑप्शन, वही आपके पास डेल्टा एच इजी का ऑप्शन है। नेक्स्ट 5, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या स्टेबल होते हैं? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल। और स्टेबल है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नहीं? नहीं लेना चाहेगा, पहले से स्टेबल पड़ा है, क्यों इलेक्ट्रॉन बेचारा ले? तो नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा तो इनकी एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो गई। आर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल एंड हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात एक ही है। हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बच्चों वो क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाता है। ब्रैकेट में लिखो वेरी लेस। जब आप इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली डालोगे तभी पॉजिटिव होगा। अगर मैं बोल रहा हूं एलिमेंट, नाइट्रोजन का क्या? जीरो। नियोन का क्या? जीरो। बट अब मैं बोलूं एन में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, देन इट इज पॉजिटिव। नियोन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, देन इट इज पॉजिटिव। एलिमेंट की बात करेगा तो फिर इट इज जीरो। छाप लो बेटा इसको। जी, ऑलवेज जीरो। जल्दी लिखो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर स्टेबल एंड उसकी एफिनिटी जीरो होगी। फैक्टर्स के बाद पढ़ना है आपको ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिख लिया आपने? हो गया? फटाफट आंटी जी। बेटा तुम लिख के जो एहसान कर रहे हो ना, तुम्हारी राइटिंग सही में अलग है। तुम पीछे पन्ना पलटो भाई साहब। ये वही डॉक्टर है जो बड़े होके पैरासीटामोल लिखेगा। ये 5वीं बार है क्या? ऐसा 400-500 बार करेंगे अभी। हो गया? हो गया? ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट से राइट में क्या होगा, टॉप से बॉटम में क्या होगा? आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीरियड नंबर 1 की।
पीरियड नंबर 1 में एफिनिटी की बात करता हूं। पीरियड नंबर 1 में देखो हाइड्रोजन है, फिर देखो हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम में किसका एफिनिटी ज्यादा हो गया? आप एफिनिटी का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। किसको इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है? हीलियम को तो है ही नहीं अट्रैक्शन, पहले से स्टेबल है, पहले से स्टेबल, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। पीरियड नंबर 2 की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब ट्रेंड्स की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद वहां जाएंगे। देखना, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मुझे बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? जेड इफेक्टिव का मतलब ही अट्रैक्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो अट्रैक्शन ही है। अगर मैं ग्रुप में बात करता हूं टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा कम होगा? साइज बढ़ेगा। साइज के बढ़ने से एफिनिटी कम होता है क्या? साइज बढ़ने से एफिनिटी कम हो जाएगा। अब जैसे यहां पे आओ, ग्रुप पीरियड नंबर 2 की बात की, ये देखो फुलफिल दिख रहा है क्या? फुलफिल के बाद ये हाफ फिल दिख रहा है क्या? ये हाफ फिल के बाद वापस फुलफिल दिख रहा है क्या? तो हाफ फिल और फुलफिल की, ये तो पहले से स्टेबल है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन सबसे कम है। अब देखो, ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुलफिल्ड है। पहले तो ये कंपेयर करो, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है? फुलफिल्ड। मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में भी इनर्ट गैस एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। इन दोनों में भी वो, ये NH2 है, NH2 NP6 है, वो ज्यादा फुलफिल्ड है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसमें नियॉन है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी एफिनिटी सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत कम है, तो सबसे कम हो गया। फिर आ जाएगा आपके पास बेरिलियम, क्योंकि फुलफिल्ड है। पहला फुलफिल्ड, फिर दूसरा फुलफिल्ड, अब आएगा हाफ फिल्ड। तो इनकी एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहेंगे, तो इनकी एफिनिटी सबसे कम है। इनमें भी जो सबसे अच्छा फुलफिल्ड है उसकी एफिनिटी और कम है। फिर दूसरा फुलफिल्ड आया, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हाफ फिल्ड का होगा। उसके बाद नॉर्मली अब चला दो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो क्या 1s2 2s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 1s2 2s2 2p1 होता है। अब ध्यान देना, सब लोग का फोकस बोर्ड पे। एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करूं तो क्या ये हाईली स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम की तरह? और एक इलेक्ट्रॉन में यहां ऐड करूं तो क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2p1 से 2p2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इसको दिया तो ये तो बहुत स्टेबल हो गया ना, फुलफिल्ड हो गया, 1s2 2s2 हो गया, बेरिलियम की तरह हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहां दिया तो नॉर्मल है, फर्क नहीं पड़ेगा, 2p1 से 2p2 हो जाएगा, बोरोन से कार्बन हो जाएगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये बहुत स्टेबल हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद नॉर्मल रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, क्यों? हाईली स्टेबल बन जा रहा है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा तड़प है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्सफुली चाह रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल है, 2p1 से 2p2 हो जाएगा। तो एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पाते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी एफिनिटी जो है बेरिलियम से भी, बोरोन की एफिनिटी से भी ज्यादा हो जाती है लिथियम की एफिनिटी। सबसे पहले मैंने क्या बताया? इन तीनों का, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का। फिर मैंने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किसका बताया? बोरोन और लिथियम का। रीजन, लिथियम की एफिनिटी क्यों ज्यादा है? ये इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है। रीजन, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा, ये उतना तड़प नहीं रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो 2p1 से 2p2 हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है, इसकी स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा है क्योंकि स्टेबल बन जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत उतनी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, फिर लेफ्ट से राइट जाओ, नॉर्मल ट्रेंड आएगा। लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बस दो जगह ध्यान रखना है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, और फिर आपको ध्यान रखना है लिथियम और बोरोन का। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में नॉर्मल है, देखो 2p2 से 2p3 हो जाएगा, इसीलिए तो आगे रखा है इसको।
तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो आगे ही तो रखा है भाई, बोरोन से तो ज्यादा ही है। आप क्या कह रहे हो, इसकी ज्यादा है ना? नहीं नहीं, दो छोड़ के ज्यादा नहीं होगा, पड़ोसी से ज्यादा हो सकता है। स्टेबल हो जाएगा ना, हाफ फील्ड हो जाएगा, वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इससे हाफ फील्ड हो जाएगा, बट इससे ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जनरल ऑर्डर जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आया होगा? नहीं, एनर्जी रिलीज हुई है, उसका टेबल देखा गया है, फिर उस पर एक्सप्लेनेशन सेट हुआ है, ठीक है ना? इन सब की वैल्यूज हैं कि कार्बन में कितनी रिलीज हुई, ऑक्सीजन में कितनी रिलीज हुई, फ्लोरीन में कितनी रिलीज हुई, ठीक है, उस हिसाब से वो देखा जाता है। तो एक्सेप्शन जहां है वो बता दिया, बाकी नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। सेम ऑर्डर पीरियड नंबर 3 के लिए भी चलता है, सेम जैसा पीरियड 2 में चला है वैसा ही पीरियड 3 में चलता है। सेम ऑर्डर पीरियड 3 में चलता है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो लगा लो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला। तो क्या ये हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट सबके लग गए? सबसे कम किसका होगा? जो सबसे स्टेबल है। सबसे स्टेबल कौन है? आर्गन है, इसका सबसे कम, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत ही नहीं है। इन दोनों में आप बताओ, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो फुल फील्ड की चाहत और कम होगी, ज्यादा स्टेबल है तो उसकी चाहत कम है। इसके बाद फास्फोरस। अब देखो, सोडियम की बात करोगे, इट इज 3s1 कंफिग्रेशन आउटर मोस्ट में, और इसका क्या है 3s2 3p1। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी चाहत ज्यादा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। यहां एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नॉर्मल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एल्युमिनियम से ज्यादा किसका हो जाएगा? सोडियम। फिर नॉर्मल ऑर्डर चलता है, क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, फिर सल्फर, क्लोराइड। ये 3 का, ये 2 का, दैट्स इट। पीरियड 4 का एफिनिटी, मन तो करता है पढ़ने का, मन भी करता है पढ़ने का, सिलेबस में नहीं है, तो अपनी क्वालिटी है, सिलेबस से बाहर जाते ही नहीं। एनटीए से कौन सा अपने को एक्स्ट्रा नंबर थोड़ी दे देगा ज्यादा पढ़ने के, वो उस बात के नंबर देगा कि आप लेट पहुंचे कि नहीं, लेट पहुंचे तो ग्रेस नंबर मिलेगा, ज्यादा पढ़ने थोड़ी नंबर मिलेगा, लेट पहुंचने के नंबर मिलते हैं। देखो कितनी बेवकूफी करी, किसी ने 60 मिनट लेट पहुंचा उस सेंटर पे, तो उन्होंने 60 इंटू 4 नंबर दे दिया उसको, 240 नंबर ऐड कर दिए कि 60 मिनट में सही सही 60 सवाल किया होगा। मैं 3 घंटे लेट पहुंचे तो, मैं अगर 3 घंटे लेट पहुंचू तो 720, क्या 67 720 वैसे ही आए क्या? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आज तक एनटीए ने नहीं बताया कि कौन से 1563 बच्चे थे, समझ रहे हो ना? उसमें से 750 बच्चे गायब हैं, पता है, वो नहीं गए पेपर देने, वो एक्सेप्ट कर लिए कि जो है ठीक है, ग्रेस मार्क्स हटा दो। समझ गए ना? बहुत बड़ा स्कैम है। एक और अभी स्कैम बताता हूं आपको। एनटीए ने क्या किया, सारे केस को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। होना क्या चाहिए, पेपर लीक हुआ है, जहां जहां पेपर हुआ वहां वहां चेक होगा। 4043 मतलब 5000 सेंटर्स पे एग्जाम हुआ है, मोटा मोटा 5000 सेंटर्स पे चेक हो जाए, या कम से कम 500 सेंटर पे तो चेक हो, तब तो रियलिटी पता लगेगी। एनटीए ने क्या किया, 2 जगह मुझे कंप्लेंट मिला है, बिहार के पटना में और गोधरा में, और एक हजारीबाग में, वही रांची वाला हजारीबाग वाला ओएसिस स्कूल। तो उसने क्या किया, पहला गिरफ्तारी दिखा दिया कि हाँ लीक हुआ है, गोधरा में बोला कि सेंटर मैनेज हुआ था, लीक नहीं हुआ है, दूसरा लीक बता दिया ओएसिस में लीक हुआ है। तो उसने क्या बोला, 3 जगह मैंने चेक किया और तीनों जगह लीक हुआ है, बस बाकी लीक ही नहीं हुआ है। अरे तो बाकी जगह चेक ही कहां हुआ भाई, बाकी जगह चेक ही नहीं हुआ ना। तो 3 जगह उन्होंने चेक किया, 3 जगह उनको लीक पता लगा, और सीबीआई को 3 जगह ही कंप्लेंट मिला, तो सीबीआई ने भी 3 ही जगह चेक किया, और सीबीआई को भी 3 ही जगह पेपर लीक मिला। और इस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि पेपर लीक वाइड स्प्रेड नहीं है, 3 जगह ही हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं बताएगा, और ना अब टाइम है, जज तो अब सीधा प्रूफ देखेगा, देखो ना उसके पास टाइम है। अब ये पॉइंट गया, ये पॉइंट पहले आना चाहिए था। तो अब क्या हुआ कि जितना जगह चेक हुआ उसमें से पता लगा कि 3 जगह हुआ है, 3 ही जगह चेक हुआ है। इस बात को अब अपील में हो सकता है, अपील अब अक्टूबर नवंबर में चला जाएगा, तब तक एडमिशन मिशन क्लोज हो जाएगा, मामला खत्म। समझ रहे हो? तो ये इतने लेवल के चीजें होती है। खैर, वो तो तभी पता लग गया था कि कुछ नहीं होने वाला है, जब मैंने बताया था ना आपको कि वो जो अपने एनटीए के डायरेक्टर हैं वो व्यापम के डायरेक्टर थे पहले। व्यापम इज इंडियाज बिगेस्ट स्कैम एवर। तो पहले वो उसके डायरेक्टर थे, अब वो एनटीए के डायरेक्टर थे, जिनको हटाया गया है। व्यापम मध्य प्रदेश का एजुकेशनल बोर्ड का एग्जाम होता है, तो वो अभी तक की एजुकेशन हिस्ट्री का, वो किसी जी वगैरह ने उस पर बनाया भी है एक वेब सीरीज। इट इज अ रियल स्टोरी। वो एक मतलब होते हैं ना, कोई गाय वाय पालते हैं जिनका पूरा फार्म हाउस होता है, तो उन्होंने पूरा वो लगातार 10 साल तक सारे एग्जाम